बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। किसी मोहल्ले में एक घरेलू मशरकी खातून का एक ऐसी औरत से झगड़ा हो गया कि जिसका ज़रिया मुआशरे में पसंदीदा नहीं था। अभी झगड़ा शुरू ही हुआ था कि उस खातून ने उसे तवाइफ के नाम से पुकार दिया। ये सुनते ही उस घरेलू औरत ने अपने घर के दरवाजे बंद किए और खामोशी इख्तियार करके अंदर घुस गई। काफ़ी दरवाजे पे शोर शराबा रहा, लेकिन वो बहरहाल उसने अपनी खामोशी का कुफल न तोड़ा। दूसरे दिन लोगों ने उससे पूछा कि ये तुमने क्या किया, तो उसने जवाब दिया कि जो लड़ाई के क्लाइमेक्स पे जाके और शायद मैं उस दूसरी को वो बात कहती, वो उसने मुझे पहले ही कह दिया, तो उसके बाद मेरे पास क्या चारा था। ये उस बात का खुलासा है कि जो गुज़श्ता चंद बरसों में इस मुल्क में हुआ। मैंने पिछले दिनों एक डेमोक्रेसी पे, जमहूरियत पे एक वीडियो अपलोड की थी जिसमें यह बताया गया था कि दुनिया ने मुख्तलिफ तजर्बात करने के बाद जमहूरियत के इस नतीजे पर पहुंची कि जमहूरियत ही वो वाहिद निज़ाम है जो कि खुशहाली भी ला सकता है, तरक्की भी ला सकता है और इंसानियत की फलाह भी ला सकता है। तो उस पर कुछ दोस्तों ने कमेंट्स किए। एक दो दोस्तों ने बड़े वैलिड कमेंट्स किए कि उनका ख्याल ये था कि जब तक तालीम नहीं होगी उस वक्त तक जमहूरियत का कोई फ़ायदा नहीं होने वाला, कोई समरात नहीं पहुंचने वाले। कुछ ने सियासतदानों की लूट मार का जिक्र किया और कुछ ने, एक आध ने तो ये स्वीपिंग स्टेटमेंट दे दी कि ये कौम यानी हम पाकिस्तानी जमहूरियत के काबिल नहीं है। तो मैंने मुनासिब समझा कि मैं इस टॉपिक पर एक मरतबा फिर सियासी कारकुनों की, वो जो सियासी वर्कर्स हैं, उन के लिए इस बात पे बात करूं, क्योंकि ये प्रोपेगेंडा इतने तवातुर से और इतना मुनज़्ज़म अंदाज में हुआ है कि बहुत से लोगों ने उसको हक़ाइक़ के बरअक्स एक सच समझ के और एक ही तबके को ज़िम्मेदार ठहराना शुरू कर दिया। सियासत में ये जो बदउनवानी है, करप्शन, बददियानती, ये इल्ज़ामात कोई नए नहीं हैं, ये बहुत अरसे से आते रहे हैं। जो सियासी नुमाइंदे, उम्मीदवार, मेंबरान असम्बली, बल्दियाती अदारों के नुमाइंदे, ये बहुत सी जगहों पे अपनी मर्ज़ी के थानेदार, तहसीलदार अपॉइंट करवा के उनसे माहाना बुनियादों पे भी पैसे लेते रहे, दीगर फ़वाइद लेने के इल्ज़ामात भी लगते रहे। और ये बातें हर हलके में, हर इलाके में लोगों के इल्म में होती हैं। लोग इतने नादान नहीं हैं, उन्हें पता होता है कि उनका कौन सा नुमाइंदा, उसका ज़रिया मुआश क्या है, वो किस कमाश का है, किस मजाज का है। फिर बहुत से हमारे ऐसे भी सियासी दोस्त, मुख्तलिफ सियासी पार्टियों के, जिनमें हमारी सियासी पार्टी भी शामिल है, ऐसे भी होते हैं कि जो कब्ज़ा ग्रुपों के तुफ़ैल, कब्ज़ा के मामलात में, लोगों की ज़मीनों पे कब्ज़े की सूरत में और दीगर नाजायज़ कारोबारों में मुलव्वस होते हैं। सियासी पार्टियां हमेशा से एक तारीख है हमारी कि वो जो खुशहाल लोग हैं उनको पसंद करती हैं। उसकी वजह ये होती है कि वो अपने जो माली वसाइल हैं उसकी मदद से उनकी सियासी पार्टियों के जो प्रोग्राम्स हैं उनको मुनज़्ज़म करते हैं। ये मैं माजी की बात कर रहा हूँ, आइंदा आने वाला दौर शायद ऐसा ना हो। और वो जहाज़ों से इश्तिहार भी फंकवाते हैं, वो अखबारात के सफ़ात भी अपने इश्तिहारात से रंगीन कर देते हैं, वो शहरों के शहर रंग देते हैं झंडों, परचमों, बैनरों, पैनाफ्लेक्स से। तो एक तो वजह ये भी है। फिर मैंने देखा है कि जो लोग वोटर्स, सपोर्टर्स, वो भी किसी हद तक कंफर्टेबल रहते हैं एक खुशहाल उम्मीदवार से कि वो उनकी दानिस्त में वो उनकी जंग अच्छे तरीके से लड़ सकता है। और ये कोई बुरी बात भी नहीं है, बशर्ते कि उसके जो ज़राए हैं, ज़राए आमदन, वो नाजायज़ ना हो, वो जायज़ हों। हमारे बहुत से सियासी दोस्त मुख्तलिफ सियासी पार्टियों के, हमारी मुखालिफ सियासी पार्टियों के भी, वो ऐसे कारोबार करते हैं। कोई स्कूल चला रहा है, कोई वकील है, कोई अस्पताल चला रहा है और दीगर कोई दुकानदार हैं, कारोबारी लोग हैं। तो वो कारोबार करते हैं, वो उन कारोबारों के साथ सियासत भी करते हैं। तो ये एक बहुत अच्छी बात है कि अगर कोई खुशहाल आपका कैंडिडेट होता है निस्बतन, तो वो बेहतर है। लेकिन पैसे को उसका मयार नहीं बनना चाहिए। ये एक अक्सरियत की जमहूरी राय भी है, दुनिया में भी यही राय है और पाकिस्तान में भी यही राय है। अब जो नाजायज़ कारोबार के ज़रिए ये जो पैसा इकट्ठा करते हैं, तो वो फिर जब सियासत में पैसे लगाते हैं
तो पहली बात तो ये है कि जायज़ या नाजायज़ भी इवन या जायज़ भी हो, तो वो पहली बात यह है कि वो चूँकि कारोबारी होता है तो वो कोशिश करता है कि अब मैं चूँकि कामयाब हो गया हूँ तो मैं वो जो मैंने अखराजात किए थे वो कम से कम मैं पूरा करने की कोशिश करूँ। तो एक तो ये उसका होता है, मोटिव होता है। फिर दूसरा उसका मोटिव ये भी होता है कि वो चूँकि अपने कारोबारों के लिए थाना कचहरी टैक्स डिपार्टमेंट का मरहूने मिन्नत होता है, तो जब पार्टी पे मुश्किल वक्त आता है तो उस वक्त बहुत कम लोग खड़े होते हैं, चूँकि उन्होंने जो काम किए होते हैं उसके लिए वो अपोजिशन का किरदार खुसूसन मुश्किल वक्त में किरदार अदा नहीं कर सकते। और एक पार्टी की नेकनामी भी मुतासर होती है। जाहिर है कि लोग अब समझदार हैं, वो लोग जानते हैं, तो जिस पार्टी में अक्सरियती कैंडिडेट ऐसे हों तो उनकी नेकनामी भी मुतासर होती है। फिर कुछ अदारों के पास उनकी फ़ाइलें भी होती हैं और वो उनको कान पकड़ कर बवक्त ज़रूरत किसी दूसरे पार्टी में ले जाते हैं। और हमारे साथ ये हुआ पिछले 2018 के इलेक्शन में 35 तकरीबन उम्मीदवारों ने कि जिन्होंने दरख्वास्त दी थी टिकट हासिल करने के लिए, उन्होंने टिकट हासिल किए थे मुस्लिम लीग नून के, वो टिकट लेने और टिकट जमा कराने के जो चंद दिन थे उसके दरमियान वक्फे में उन्होंने वो टिकट इस्तेमाल नहीं किया और वो दूसरी किसी और सियासी पार्टी का टिकट उन्होंने जमा करा दिया। तो ये कोई नई नहीं है पाकिस्तान की सियासी तारीख में इस किस्म के वाक़यात। दूसरी जो एक इल्ज़ाम लगाया गया तवातर से वो सरकारी ख़जाने की लूट मार का था और उसमें बड़े बड़े फिगर्स दिए गए। कुछ ने यह भी कहा और अवाम ने काफ़ी हद तक उस पर यकीन भी कर लिया कि 100 अरब रुपया रोज़ाना की सरकारी ख़जाने से हुक्मरानों ने चोरी की, किसी ने 20 अरब का कहा। तो फिर अब लोगों को समझ आना शुरू हुई 2 साल बाद कि अगर वो रोज़ का 20 अरब या 100 अरब जा रहा था तो अब जो 730 दिन 2 सालों के हुए हैं वो जो हज़ारों अरब की बचत हुई है वो कहाँ गया। लेकिन इस बात को ज़रा आम फहम अंदाज में समझाने के लिए मैंने एक साल मैंने सोचा कि मैं कोई ऐसा तरीका हो कि जो आम एक आदमी को बात समझ में आ जाए। तो मैंने सन 1988 का इंतखाब किया। 1988 का इंतखाब किस लिए किया? इसलिए किया कि जब 1947 में पाकिस्तान बना तो पहले 10 साल तो रातों रात हुकूमतें तब्दील होती रहीं, ब्यूरोक्रेसी का राज रहा, सिविलियन ब्यूरोक्रेसी, मिलिट्री ब्यूरोक्रेसी, और पार्टियां बनती, पार्टियां उजड़ती और हुकूमतें बदलती। और भारतीय वज़ीर आज़म नेहरू को ये ताना देने का मौका मिला कि मैंने इतनी धोतियां नहीं बदली इस अरसे में जितने पाकिस्तान के हाकिम बदले। तो 58 में फिर मार्शल लॉ लगा और 58 से लेकर और सन 69 तक जनरल अयूब खान की हुकूमत रही। 69 से 70 दिसंबर तक सकूत ढाका तक याह्या खान, और फिर 70 दिसंबर के बाद भी जब जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने इक़्तिदार संभाला तो मार्शल लॉ बरकरार रहा। ये 1973 तक मार्शल लॉ बरकरार रहा जब तक नया आइन मुतफ़िका आइन नहीं बन गया। इसलिए 1973 तक का जो दौर था ये तो सबके सामने है कि उसमें किसी सियासतदान की या सियासी पार्टी की या कितनी पीरियड के लिए हकीकी जमहूरियत थी। 73 से 77 तक 4 साल के अरसे को आप कह सकते हैं कि ये एक मुल्क में जमहूरियत थी, एक जमहूरी हुकूमत थी। 77 में फिर जनरल ज़ियाउल हक ने इक़्तिदार पे कब्जा किया और 1988 तक वो इक़्तिदार रहा। लिहाजा 1988 का बजट जनरल ज़ियाउल हक की हुकूमत ने दिया था। तो उस बजट को अगर आप देखें, मैं किसी ज़्यादा टेक्निकल पेचीदगी में नहीं जाऊँगा, मैं सिर्फ एक आपके सामने एक मोटी मोटी चीज़ें रखूँगा कि उस बजट का कोई 38-39% जो था वो डेट सर्विसिंग पे 1988 के बजट का लग रहा था। डेट सर्विसिंग का मतलब कि कर्जे जो हासिल किए हुए थे पिछले 40-41 सालों में, उनकी जो किस्तें थीं, उनके जो सूद थे, यानी 100 रुपए की आपकी कुल आपने एक साल में खर्च करना है इस मुल्क पे, तो उसमें से 38-39 रुपए तकरीबन आपने बाहर कर्ज ख्वाहों को दे देने, और तकरीबन इतना ही अमाउंट 38 रुपए के लगभग वो दफा पे खर्च होना था। यानी एक घर जिसने कि 38 रुपए अपनी सलामती पे दफा पे खर्च कर दिए, उन लोगों को जो उन्होंने अपने हिफाजत के लिए रखा हुआ है उनकी तनख्वाहों पे, उनके असले पे, और बाकी 38-39 रुपए उसने मोहल्ले में और इलाके में अपने कर्ज के लिए खर्च कर दिए। अब उसके पास पीछे कोई
22 रुपये बचते हैं। उन 20-22 रुपयों में से आप देखें कि उसने अपने बच्चों की तालीम का बंदोबस्त करना है, घर का किराया देना है, बिजली के बिल देने हैं, ख्वातीन के लिबास, मेकअप, सेहत के डॉक्टर के पास जाना है, दवाइयाँ ख़रीदनी है, घर की मेंटेनेंस करनी है, आए गए का ख्याल रखना है, बाहर के लोगों से ताल्लुक़ रखने हैं, कोई ट्रांसपोर्ट पे खर्च करना, यानी बहुत ज़्यादा अखराजात। आप ये भी देखें, जिन आप लोगों में से जो कोई अदारा कोई चला रहे हों, कोई कारोबार चला रहे हों, तो उन्हें पता होगा कि एक स्कूल छोटा सा, एक अस्पताल, कोई भी अदारा, उसमें जो सबसे बड़ा खर्चा होता है वो तनख्वाहों का होता है, और दूसरे नंबर पे अमारत का, यानी अमारत की बिजली के बिल, मेंटेनेंस और ये वो चीज़ें। तो आप अगर देखें वो साल 1988 के बजट को, कि वो जो 20-22 रुपये बचे, उस 20-22 रुपये में से कोई 12-13% जो होता है वो तनख्वाहों में चला जाता है। यानी लाखों बल्कि करोड़ों मुलाजम मुल्क में होते हैं जिनकी तनख्वाहें माहाना दी जाती है, और उसमें कोई करप्शन नहीं हो सकती। यानी वो तनख्वाह तो फिक्स एक अमाउंट, इतने रुपए, इतने पैसे उसको मिलनी है। इसके बाद दफातर की मेंटेनेंस, दफातर के किराए, उनकी बिजली के बिल, तो कुल जो पैसा 1988 में एक हुकूमत के पास बचता था जिस पे वो अपनी मर्जी से खर्च कर सकती थी, वो कोई आप कह लें कि 7-8%, 7-8 रुपये। अब उस 7-8 रुपये में उसने वो 36-40 महकमे भी चलाने हैं, सब महकमे भी चलाने हैं, पुलिस भी चलानी है, सेहत भी चलानी है, उसमें से नए अस्पताल भी बनाने हैं, नए स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटियाँ भी बनानी हैं, जंगलात भी लगाने, यानी तमाम महकमों का वो जो 8-10% का वो लिमिटेड सी एक स्पेस है जिसमें हुकूमत ने काम करना, ये 1988 में थी। और वो जो 100 रुपया था जिसकी अभी मैंने आपको तकसीम बताई, वो 100 रुपया 1988 में सारा अपना नहीं था। यानी अगर हम 38 रुपये बैरूनी कर्जों की किस्तों में दे रहे थे, तो उस वक़्त शायद 45 रुपये या 44 रुपये हम कर्ज की शक्ल में ले भी रहे थे। अपना पैसे शायद 50-55 थे, उसमें जो उस साल कर्जा लिया 40-45 रुपये वो डाला तो 100 बना, और उस 100 में से फिर हमने 38 कर्जे की शक्ल में दे दिया। तो ये सूरत हाल हुकूमतों के पास बनती है। वो जो मुहावरा है कि गंजी नहाएगी क्या और निचोड़ेगी क्या, तो ये सूरत हाल होती है हुकूमत में। तो उस हालत में वो जो प्रोजेक्ट्स भी होते हैं वो नीचे जाके तो वो मुख्तलिफ महकमे उनको एग्जीक्यूट करते हैं, चाहे वो सड़कें बन रही हैं, अस्पताल बन रहे हैं। तो सरकारी ख़जाने का जो कॉन्सेप्ट इस अरसे में पैदा किया गया, और हमारे बहुत से सियासी वर्कर्स भी शायद इस गलतफहमी का शिकार हों कि शायद कोई वज़ीर आज़म या वज़ीर ख़जाना के पास एक कुंजी होती है और वो रात को उठ के तो ख़जाने में से कोई बोरियां भर के तो चोरी कर लेता है। तो ऐसा कुछ नहीं होता। ये मैंने सिर्फ आपके सामने 1988 का नक्शा इसलिए रखा कि उस वक़्त तक उन 41 सालों में कुल सियासी जो हुकूमत थी और जो सियासतदानों के पास इक़्तिदार था वो कुल शायद 4 बरस का था। तो उस वक़्त भी ये हालात थे। ये जो भी हालात आज मुआशी गिरावट खराबी, उसके तमाम शोबाजात जो हैं वो मिलकर ज़िम्मेदार हैं। सियासतदानों को भी ज़िम्मेदारी से मुबर्रा तो नहीं करार दिया जा सकता, लेकिन उस गलतफहमी का ख़ात्मा ज़रूरी था। दूसरी बात जो कि तालीम के हवाले से की गई कि अब ये सवाल ये है कि अगर हम 75 साल इस इंतज़ार में रहे कि जी तालीम आ जाएगी, सारे लोग 100% ख्वांदा हो जाएंगे, तो फिर उसके बाद जमहूरियत आएगी तो कामयाब होगी। तो जो तालीम कभी आपने गौर किया है कि 75 बरस में 73 बरस में नहीं आ सकी, वो आइंदा कब आ जाएगी? और वो क्यों नहीं आ सकी? जब आप अपनी GDP का 1% या 1.5% कुल 100 रुपये में से 1 या 1.5 रुपया तालीम पे खर्च करेंगे तो फिर वही नताइज आएंगे जो भी आ रहे हैं। और चूँकि सियासी हुकूमतों को कभी भी ये आज़ादी हासिल नहीं रही कि वो अपनी मर्ज़ी से तमाम बजट बना सकें, अपनी मर्ज़ी से ख़ारजा पॉलिसी को तश्कील दे सकें उस तरीके से जिस तरीके से होना चाहिए। और अगर हकीकी जमहूरियत हो और उन्हें पता हो कि अब हमने वोट लेने के लिए अवाम के पास जाना है आइंदा इलेक्शन में, और हमें किसी बैसाखी की ज़रूरत नहीं है, कोई ABC ना हमें हुकूमत में ला सकता है ना हमें हुकूमत में रखने के लिए हमारी मदद कर सकता है, तो वो फिर हमेशा से बात यह है कि वो प्रोजेक्ट्स या वो चीज़ें लाएंगे जो अवाम के फलाह बहबूद के लिए और अवाम की आसानी के लिए होगी। वरना फिर वही नतीजा होगा कि जो जैसा कि पिछले अरसे में निकल रहा है। तो ये जब तक ये बढ़ेगा नहीं, और वो कैसे बढ़ेगा मैंने 1988 के बजट की रोशनी में आपको समझा दिया कि उसको बढ़ाने के लिए कहीं ना कहीं कट लगाना पड़ेगा, और वो तब लगेगा जब हकीकी एक अवाम के वोट से बनाई हुई हुकूमत
ये फैसले करेगी और अवाम उसके पीछे खड़े होंगे। तो इन गलत फहमियों का सद्देबाब भी बहुत ज़रूरी है। ये जो हालात हैं इस वक्त, इसमें से तमाम तबकात ने, सियासतदानों ने, अवाम ने, मीडिया ने, जुडिशरी ने, सिविलियन और मिलिट्री ब्यूरोक्रेसी ने, सब ने मिलकर पाकिस्तान को इससे निकालना है। और ये इन हालात का जो ज़िम्मेदार है वो जमहूरियत को करार नहीं दिया जा सकता। ये इसके सब ज़िम्मेदार हैं और ज़्यादातर तो औकात में हकीकी जमहूरियत रही ही नहीं। अल्लाह ताला आप सबका